होगा कि आज है 16 जनवरी 2023। जस्ट एक महीना बाद यानी कि 16 फरवरी को आपका है सोशल साइंस का एग्जाम। तो बस एक महीना की बात है दोस्तों। 16 फरवरी बस दिन आज है सोमवार और 16 फरवरी को रहेगा आपको बुधवार। बुधवार को आपको होने वाला है एग्जाम सोशल साइंस को बिहार बोर्ड के द्वारा, जो कि होगा सोशल साइंस का एग्जाम। आपको पता होगा। तो आज हम सोशल साइंस के वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको सीधे बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। नो बकवास नो ड्रामा, सीधे आते हैं हम क्वेश्चन पे कि आपको पढ़ना क्या है। और आपको जितने सारे यहाँ पे जो जितने सारे पढ़ने वाले क्वेश्चन होंगे, वो जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे उसमें से आपको देखिएगा एग्जाम में वही सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जो अभी करवाया जा रहा है। तो चलिए हम चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि पुष्पा झुकेगा नहीं, बिहार टॉप करेगा। तो जैसे आप फिल्म देखे थे पुष्पा, उसमें क्या था, पुष्पा कोई भी इंस्पेक्टर के सामने नहीं झुका था। तो आपको भी वैसे ही एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी हार्ड क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चन को एकदम बना करके आना है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का सेक्शन ए। आपको पता होगा ये चीज दोस्तों, सेक्शन वाइज क्वेश्चन आती है। जो सेक्शन ए होती है दोस्तों, सेक्शन ए में कितना क्वेश्चन हम लोग को बनाना होता है, 40 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है दोस्तों। 40 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में बनाना होगा। टोटल कितना में से दोस्तों, 80 क्वेश्चन। टोटल 80 एमसीक्यू रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें से आपको बनाना होगा ओनली 40। जो आपको आए वही जवाब देना है। कितना आसान क्वेश्चन होगा देखिए दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। जो दोस्तों हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी होते थे उसको हम क्या कहते थे। तो आपको पता होगा दोस्तों, जो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी होते थे उसको कोलोन बोला जाता था। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या बोलते थे दोस्तों, कोलोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है वो है क्वेश्चन, रोलेट एक्ट कब पारित होता है दोस्तों। जितने सारे क्वेश्चन दोस्तों हम आपको एमसीक्यू क्यों करवा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड क्लास 2023 के लिए जो 10th का आप एग्जाम दे रहे हैं मैट्रिक का, इसके लिए सारे क्वेश्चन रामबाण की तरह काम करेगा। इसलिए सारे क्वेश्चन को हो सके तो कॉपी पेन पर नोट कर लीजिए या वीडियो को बार बार देख करके सारे क्वेश्चन अपने माथे में याद कर लीजिए दोस्तों। तो रोलेट एक्ट कब पारित होता है, तो आपको पता होगा दोस्तों, रोलेट एक्ट होता है 1919। कब होता है पारित दोस्तों, 1919। और 1919 में एक और चीज होता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो जालियांवाला बाग में क्या हो रहा था, मीटिंग हो रहा था, उसमें क्या हो जाता है, गोली सब जो चलती है जनरल डायर के कहने पे, तो वो हो जाती है 13 अप्रैल 1919 को। चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है वो देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। जो दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था, उसके अगेंस्ट मतलब उसके विरोध में किसने नाइट की उपाधि, मतलब जो नाइट था, नाइट की उपाधि किसने त्याग देती है। तो आपको पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर, जिसे महात्मा गांधी ने क्या बोले थे, गुरुदेव बोले थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि गुरुदेव की उपाधि मतलब किन्हें मिला था, तो रविंद्रनाथ टैगोर की। और नाइट की उपाधि जो त्यागे थे वो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने त्यागे थे, जिन्होंने लिखे हैं जनगण मन। आपको पता होगा जो हमारे राष्ट्रीय गान है, तो इसका ऑप्शन हो जाता है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग देती है। और महात्मा गांधी भी जालियांवाला बाग हत्याकांड के अगेंस्ट कौन सा उपाधि त्याग देते हैं, केसर हिंद का। चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा आज का 4 है वो है, जर्मनी के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो आपको पता होगा दोस्तों, जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका था वो था दोस्तों बिस्मार्क का। तो जर्मनी के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो वो थी बिस्मार्क की। ये मेजनी जो था इस सबका इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मेजनी के इटली एकीकरण की में क्या भूमिका थी। ये क्वेश्चन पूछा 2 मार्क्स में जाता है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका को मतलब रचना कीजिए या लिखिए। चलिए क्वेश्चन जो आज का हमारा 5th है वो 5th नंबर है, आर्य समाज की स्थापना किसने की। जो दोस्तों आर्य समाज थी उसकी स्थापना करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है वो, पूर्ण स्वराज की मांग जो था पूर्ण स्वराज की, इसकी प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो वो आपको पता होगा, कांग्रेस के जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में दोस्तों, कहां हुआ था, लाहौर में। तो 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में सूती वस्त्र जो मिल था दोस्तों, प्रथम मिल कहां खोली गई थी। तो पता होगा दोस्तों, भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल जो खोली गई थी वो था आपका बंबई में। तो भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहां पे खोली जाती है दोस्तों, वो खोली जाती है मुंबई में खोली जाती है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जो AITUC थे दोस्तों, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे लाला लाजपत राय। तो
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों लाला लाजपत राय थे। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 9th, हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? जो दोस्तों हिंद चीन के क्षेत्र में जो युद्ध हो रहा था उस युद्ध की समाप्ति के समय पूछा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो याद रखना है दोस्तों, जो ये निक्सन साहब थे ये थे हिंद चीन के अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति। जैसे अभी अमेरिका के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस और जो बाइडेन, आपको पता होगा राष्ट्रपति का जो बाइडेन है और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। तो हिंद चीन के क्षेत्र में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंद चीन के क्षेत्र के अकॉर्डिंग कौन कौन से देश आते हैं, तो आपको याद होगा कंबोडिया, वियतनाम और लाओस जो हिंद चीन क्षेत्र के अंतर्गत ये सब देश आते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछी जाती है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं, वो है हमारा विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? जो विक्टर इमैनुअल था ये किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो ये क्या था? काउंट कावुर को। किसे किया था? काउंट कावुर को किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा 11, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौह की नीति का जो अवलंबन किया था वो किए थे कौन? बिस्मार्क। जो अभी इससे पहले हम क्वेश्चन देखे थे बिस्मार्क का, वो था जर्मनी के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो वो थी बिस्मार्क की, और बिस्मार्क ही करते हैं रक्त और लौह की नीति का अवलंबन। क्वेश्चन नंबर 12, जो नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी होती है दोस्तों, नई आर्थिक नीति, ये कब लागू होता है? तो नई आर्थिक नीति लागू होता है 1921 ईस्वी को। और ये भी पूछा जाता है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये करते हैं लेनिन ने लागू। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, वो है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो आपको याद रखना होगा दोस्तों, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का जो अन्य नाम है दोस्तों वो है साइमन कमीशन। तो आपको कमेंट में बताना है कि साइमन कमीशन भारत कब आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो हम 14 है वो है महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो आप हमारा अगर इतिहास का हम 8 चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दिए, उसका प्लेलिस्ट है, उसमें हम बताए थे भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर में कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया। तो महात्मा गांधी करते हैं 5 पत्र का संपादन। ऑप्शन के अनुसार आपका हो जाएगा दोस्तों यंग इंडिया, इसके अलावा करते हैं महात्मा गांधी हर जन, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू, नवजीवन, ऐसे ही करते हैं महात्मा गांधी पत्र का संपादन। तो आपका आंसर हो जाता है दोस्तों यंग इंडिया। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? महात्मा गांधी का जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 और मृत्यु होता है 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी को मनाते हैं हम शहीद दिवस और 2 अक्टूबर को मनाते हैं गांधी जयंती। चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 15, वो है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ये भी हम जो आप वीडियो देखे होंगे लास्ट वीडियो वो हम बता चुके हैं। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो वो की थी गुटेनबर्ग बाइबल की। और गुटेनबर्ग में जो सर्वप्रथम तो बाइबल की छपाई की, और गुटेनबर्ग को कहा जाता है छापा खाना का आविष्कारक भी कहा जाता है। किसे दोस्तों? ये आपको गुटेनबर्ग को ही। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है गुटेनबर्ग जो सबसे पहले कहाँ पे किया था स्थापित? तो वो करता है जर्मनी में। चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है 16, वो है अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? तो आपको पता होगा अशोक का अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17, बंगाल विभाजन कब वापस ले लिया गया था? तो बता दें दोस्तों कि बंगाल जो विभाजन हुआ था वो हुआ था 1905 ईस्वी में, और बंगाल विभाजन ले लिया जाता है वापस 1911 ईस्वी में। और बंगाल विभाजन वापस लेने के दौरान ही बना दिया जाता है दिल्ली की राजधानी, जो कि 1912 में बनता है। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारा वो है 18, रूस में कब दास्तव समाप्त किया गया? यानी रूस में कृषक दास प्रथा की जो समाप्ति होती है वो होती सन 1861 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19 है किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? आपको पता होगा कि हम लोग मनाते हैं 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय कब लिया गया था? निर्णय लिया गया था द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो आपको कमेंट बताना है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब होता है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब होता है और क्योटा सम्मेलन कब होता है। तीनों क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट में, इस तीनों से भी क्वेश्चन पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका होची मिन की सरकार थी। जो होची मिन थी दोस्तों इसकी सरकार कैसी थी? तो होची मिन की सरकार कहां पे थी? उत्तरी वियतनाम में थी। जो कंबोडिया जो की राजधानी कहां है दोस्तों? वियतनाम। तो कंबोडिया में जो अंकोर वाट का मंदिर है आपको पता होगा विश्व के आश्चर्यजनक में आते हैं। तो होची मिन की सरकार यहीं पे थी आपको उत्तरी वियतनाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 21 है, वार एंड पीस किसने लिखी? तो आपको पता होगा वार एंड पीस किसकी रचना है? टोल्स्टॉय की। और टोल्स्टॉय के बारे में क्या जानते हैं आप दोस्तों जरूर बताइएगा। वार एंड पीस किसकी रचना है? टोल्स्टॉय की। कार्ल मार्क्स के बारे में भी पूछा जाता है दोस्तों, कार्ल मार्क्स कौन थे, कार्ल मार्क्स क्या क्या चीज करते हैं। और ये 2 क्वेश्चन बनता है कार्ल मार्क्स से कि मार्क्सवादी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछी जाती है। ज्यादा टोल्स्टॉय से इंपॉर्टेंट दोस्तों कार्ल मार्क्स से क्वेश्चन पूछी जाती है। इनका जन्म जर्मनी में होता है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो आपको पता होगा दोस्तों जो सोवियत संघ था इसका विघटन होता है नवंबर 1991 यानी कि 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है पटना को अजमाबाद नाम किसने दिया? तो आपको पता होगा दोस्तों जो पटना था वो पहले कुछ समय 5वीं जो शताब्दी था उसमें था ये मुंगेर का राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करता था। तो पटना का अजमाबाद नाम किसने दिया? तो पटना का अजमाबाद नाम देता है दोस्तों
अजीम उस शान। पटना को अजीमाबाद नाम देता है, अजीम उस शान, तो आराम से याद रख सकते हैं अजीमाबाद और अजीम उस शान। और एक चीज दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका देखिए नेक्स्ट, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो आपको पता होगा जो पाटलिपुत्र, पटना का पहले का नाम पाटलिपुत्र था, इस नगर की स्थापना, इसका ऑप्शन तो हो जाएगा इनमें से कौन, कोई नहीं, तो कौन करते हैं? उदयन करते हैं दोस्तों पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 25, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? जो भारतीय राष्ट्रीय आय होती है दोस्तों, इसकी जो गणना की जाती है वो की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की जाती है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 वो है हमारा, योजना आयोग का गठन कब हुआ? जो योजना आयोग था ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। गठन कब करते हैं दोस्तों? योजना आयोग का गठन जो होता है 15 मार्च 1905 को, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बना देते हैं? आपको पता होगा दोस्तों, योजना आयोग का ही नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है? नीति आयोग। जो नीति आयोग होता है 2015 में होता है, वो करते हैं नरेंद्र मोदी। पहले था ये योजना आयोग, अब बनता है। इसको पूछा जाता है कि नीति आयोग की गठन कब हुआ या नीति आयोग की स्थापना कब होता है? नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होते हैं नरेंद्र मोदी, यानी कि स्वयं अभी नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वो आपको प्रधानमंत्री। तो योजना आयोग का गठन तो हुआ था 15 मार्च 1950 में, और इसका नाम चेंज करके कर दिया गया दोस्तों नीति आयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 27 वो है, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। जो उत्पादन के साधनों होते हैं उस पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ओनली होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 28 है, गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो आपको पता होगा गैस और बिजली उत्पादन क्षेत्र आता है हम लोग के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। आप बताइएगा दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है दोस्तों, द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है और तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है? इससे क्वेश्चन बार बार ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आती है, द्वितीयक क्षेत्र में क्या आती है और तृतीयक क्षेत्र में जैसे पता होगा सेवा आता है, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, आपको पता होगा और यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछी जाती है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो आपको पता होगा दोस्तों जो बांग्लादेश की मुद्रा है वो क्या है? टका, और भारत की करेंसी क्या है? वो है हमारा रुपया। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है उसका संबंध किस देश से था? तो आपको पता होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और वहां की करेंसी टाका। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31, यह प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों, प्राथमिक कृषि साख समिति है ये किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? ये तो करती है दोस्तों अल्पकालीन और मध्यकालीन दोनों करती है, दीर्घकालीन नहीं करती है। बट इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनमें से आप सभी टिक कर सकते हैं, क्योंकि प्राथमिक कृषक साख समिति कृषकों को ओनली अल्पकालीन और मध्यकालीन ही ऋण प्रदान करती है। तो ऑप्शन 2 हो रहा है यहाँ पे सही, दीर्घकालीन नहीं करवाती। बट आपको एग्जाम में इनमें से सभी करना है टिक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ होता है? जो जवाहर रोजगार योजना होता है दोस्तों ये किस वर्ष प्रारंभ होता है? तो आपको याद रखना है जवाहर रोजगार योजना होता है 1989 को प्रारंभ। कब होता है दोस्तों? 1989 को प्रारंभ होता है जवाहर रोजगार योजना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है वो है दोस्तों कि मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन की रोजगार देने की गारंटी किया जाता है? जो मनरेगा होता है दोस्तों, इसमें एक वर्ष में कितने दिन रोजगार देने की गारंटी की जाती है? ये किया जाता है आपको 100 डे यानी कि 100 दिन की। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? तो ये है आपका 35 आई थिंक राज्य आयोग है। उपभोक्ता संरक्षण के लिए इतने राज्य आयोग हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, वो है हमारा प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया? जो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस थे इनकी अध्यक्षता में कौन सी समिति का संगठन किया जाता है? ये था हमारा राष्ट्रीय आय समिति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वो है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? जो हम दोस्तों उपभोग करते हैं और व्यय और जो बचत कहलाती है, इस तीनों को अगर हम ऐड कर दे तो इस तीनों का ही योग क्या कहलाता है दोस्तों? हमारा आय कहलाता है। सीधी सी बात है दोस्तों, उपभोग व्यय और बचत का योग ही क्या कहलाता है? आय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? तो निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? उत्पादन जो होता है, प्रोडक्शन, एक्सपेंडिशन यानी व्यय, और आय इनकम, ये तीनों है आपका आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह, यानी आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन देखते हैं 38, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? जो हमारा भारत है दोस्तों देश, इसमें सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया जाता है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये लगाया जाता है 1868 ईस्वी में, यानी महात्मा गांधी का जन्म होता है 1869, उससे एक साल पहले लगाया जाता है राष्ट्रीय आय का अनुमान भारत में सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39, तो 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? यानी आपको इसमें से पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शन दोस्तों दिया गया है, इसमें से
से बताना है सहकारिता का मूलभूत तत्व निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो ये आपका अनिवार्य सदस्य था, ये सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है। सहकारिता जो आप कुछ करते हैं उसमें ये नहीं कि आप उनके अनिवार्य उसकी ही सदस्यता रहिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40, इनमें से कौन गैर आर्थिक आर्थिक आधारित संरचना है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन ऐसा है जो गैर आर्थिक आधारित संरचना थी। ये आपका स्वास्थ्य जो है वो गैर आर्थिक आधारित संरचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41, यह संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, इसमें जो अमेंडमेंट हुआ है 74वां 74th नंबर का, ये किससे संबंध रखता है? ये रखता है नगरीय शासन व्यवस्था से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42, 42 में बिहार में एक नगर में अधिकतम वार्ड कितने हो सकते हैं दोस्तों? तो बिहार में एक नगर में दोस्तों अधिकतम जो वार्ड हो सकते हैं वो हो सकते हैं 75, यानी एक नगर निगम के अकॉर्डिंग आप 75 वार्ड सबसे ज्यादा हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं हम 43, जो हमारा 43 नंबर का क्वेश्चन वो है चिपको आंदोलन संबंधित था। जो चिपको आंदोलन था संबंधित वो था सुंदरलाल बहुगुणा से। दोस्तों याद रखना आपको, सुंदरलाल बहुगुणा से कौन सी चीज संबंधित था? चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन क्या होता है? जो अंग्रेज सब होते थे, ब्रिटिश, वो सब जो पेड़ काटते थे, तो और चिपको आंदोलन में पहले महिला ही इसमें भागीदारी लेते हैं दोस्तों। जो पेड़ सबसे क्या होते हैं लिपट करके कि पेड़ काटने नहीं देते थे और बोलते थे पहले हमें काटिए तो पेड़ काटिए। जैसे पुष्पा फिल्म में क्या होता है, चंदन की लकड़ी कटती है, बट यहाँ चिपको आंदोलन में पेड़ नहीं कटता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया था? आपको पता होगा नेपाल में जो सप्तदलीय गठबंधन किया गया था वो लोकतंत्र की स्थापना है, क्योंकि लोकतंत्र की स्थापना नेपाल में हो जाए इसलिए नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन किया जाता है, यानी 7 दल मिलकर के गठबंधन करता है नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना करने हेतु। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45, जो हमारा 45 नंबर का क्वेश्चन है वो है बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कौन करते हैं? कांसीराम। जो कांसीराम होते हैं वो करते हैं बहुजन समाज पार्टी की स्थापना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46, तो वो है हमारा दल बदल कानून लागू होता है। ये जो दल बदल कानून होता है दोस्तों, देखते होंगे एक नेता दूसरे नेता से मिल जाते हैं, कभी लालू यादव इधर से उधर मिल गए, तो वो जो सांसद और विधायकों पर लागू होता है दल बदल की, एक सांसद दूसरे से मिल जाते हैं और एक विधायक दूसरे दल से मिल जाते हैं, कभी बीजेपी से कांग्रेस, कभी कांग्रेस से बीजेपी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? जो झारखंड था वो बिहार से कब अलग हो जाता है? तो आपको पता होगा झारखंड भी पहले बिहार का ही पार्ट था, बट वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड हो जाता है बिहार से अलग। इससे पहले होता है 1936 ईस्वी को उड़ीसा और बंगाल होता है 1905 ईस्वी को, आपको पता होगा। और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48, इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? जो आपका ये 48 नंबर क्वेश्चन है ये पूछा जा रहा है, इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो एक हरी शासन व्यवस्था, ये आपका संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। संघीय प्रणाली विशेषता के अंतर्गत आप शक्तियों का विभाजन कर सकते हैं, आप सर्वोच्च न्यायपालिका होती है, लिखित संविधान होती है, सब संघीय प्रणाली में आती है, बट एक हरी शासन आप एक ही शासन लागू नहीं कर सकते कहीं, ये आपका संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम नेक्स्ट, वो है 49, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या होती है कितनी दोस्तों? 543। लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या 543 और 2 सदस्य होते हैं मनोनीत, जो करते हैं आपको लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, वो है हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन, पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था। जो बांग्लादेश का पूर्व पार्ट है वो जाना जाता था, या बांग्लादेश में को पहले जो बोला जाता है वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जो दोस्तों बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, पूर्व बांग्लादेश किस नाम से जाना जाता था? तो ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। और क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट है वो है 51, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब होती है? तो आपको पता रखना है जो वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना होती है दोस्तों, 51 नंबर क्वेश्चन वो होता है 1958 में वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन है? जो इंडिका नामक पुस्तक थी इसका लेखक कौन थे? मेगास्थनीज थे इंडिका के लेखक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 53, यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक कौन देश है? ये दोस्तों हमारा भारत, प्यारा सा देश जो विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश रखता है। लोकतंत्र की क्या परिभाषा है दोस्तों, आपको पता होगा जरूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, आंग सान सू किस देश की नागरिक है? जो दोस्तों आंग सान सू होते हैं वो किस देश के नागरिक होते हैं? तो याद रखना है म्यांमार। जो म्यांमार है उसके नागरिक कौन थे? आंग सान सू थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वो है 55, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? जो दोस्तों क्षेत्रवाद होती है इसकी भावना का कुपरिणाम क्या निकलता है? वो हो जाता है दोस्तों अलगाववाद। तो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या होता है? वो होता है अलगाववाद। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जो दोस्तों ये दुधवा है, यानी कि लग रहा होगा दूध जैसा नाम सुनने में, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश। इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश से आप क्या लाते हैं दोस्तों, दूध खरीद के, यानी कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 57। भारत का प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? आपको पता होगा दोस्तों, जो भारत में प्रथम जो आपको राष्ट्रीय जल नीति अपनाई जाती है, सितंबर 1987 ईस्वी को अपनाई जाती है भारत में प्रथम राष्ट्रीय जल नीति। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन सा है? यानी सबसे ज्यादा जो वन है दोस्तों, आपको पता होगा रूस। जो सबसे बड़ा आपको एरिया के अकॉर्डिंग, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश है, वो है दोस्तों रूस। तो वहीं पे सबसे ज्यादा वनावरण वाला भी देश कौन होगा? रूस होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वो है किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? यानी ऐसा कौन सा मृदा है, यानी कौन मिट्टी में सबसे कम ह्यूमस क्या होता है, जो सड़े गले पदार्थ से बनता है ह्यूमस, तो किस में कम होगा? वो होता है लेटेराइट मृदा में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? जो दोस्तों हमारा भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है, वो डिगबोई है। आपको पता होगा दोस्तों, डिगबोई में क्या होता है? सबसे पहले डिगबोई में होता है तेल शोधक कारखाना, वहीं पे आपको लगता है डिगबोई में 1901 ईस्वी में, और सूती मिल जो बॉम्बे में कपड़ा लगती है वो होती है 1907 में। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको रखना है याद। क्वेश्चन देखते हैं 61। इनमें कौन रोपण फसल है? आपको पता हो रोपण फसल का मतलब हो गया वैसा फसल जिसे रोपी जाती है। गन्ना ये भी है रोपण फसल, रबर इसका ये भी रोपण फसल, और चाय ये भी है रोपण फसल, यानी इनमें से सभी क्या है दोस्तों? रोपण फसल है। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, ये है जीवन रेखा रेल कब चलाएगी? दोस्तों आपका जीवन रेखा रेल थी, ये जो चलाई जाती है दोस्तों, ये चलाई जाती है 1991 ईस्वी में। क्या चलाई जाती है? जीवन रेखा रेल चलाई जाती है 1991 को। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, जो क्वेश्चन नेक्स्ट है, कांवर झील कहाँ है? तो हमारा कांवर झील किस जिला में है दोस्तों? ये है हमारा बिहार के बेगूसराय जिला में। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, ये है 64। किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? यानी ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे संयुक्त वन प्रबंधन का, जो संयुक्त वन प्रबंधन होता है दोस्तों, इसका पहला प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों हमारा सबसे पहले, ये आपका आई थिंक ये ओडिशा में किया गया था, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। तो किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया जाता है? ये किया जाता है ओडिशा में। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, इनमें कौन अकार्बनिक खनिज है? अकार्बनिक खनिज का मतलब हुआ दोस्तों ऐसा खनिज जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती। तो आपको पता होगा अभ्रक। अभ्रक में क्या है? जो जादूगर आम सब्जी इसका उत्पादन होता है। तो ये है अकार्बनिक खनिज का एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? जो भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा कौन सा वन है दोस्तों? मैंग्रोव वन है। तो आपको पता होगा वेस्ट जो बंगाल है दोस्तों, उसमें सबसे ज्यादा कौन सा वन है? मैंग्रोव वन है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, कौन कोयला घटिया किस्म का होता है? आपको पता होगा दोस्तों कोयला के जो प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। तो उसमें से ये बताना है कि कौन सा कोयला सबसे घटिया होता है। तो आपको पता होगा जो पीट कोयला होता है वो सबसे घटिया होता है। पीट कोयला कितना मात्रा होता है कोयला में बताइएगा दोस्तों? सबसे ज्यादा कौन सा अच्छा कोयला होता है? तो एंथ्रासाइट होता है, इसके बाद बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, और सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू की गई? जो हमारा देश भारत है दोस्तों, इसमें सबसे पहले चाय जो शुरुआत होता है वो होता है असम। और चाय कौन लाता है दोस्तों? तो आपको पता होगा ये हम लोग को पिलाना कौन सिखाते हैं? अंग्रेज सिखाते हैं। और पुर्तगाली से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पुर्तगाली होते हैं ये सब लाते हैं, आलू, ईख, गन, ये सब चीज लाते हैं पुर्तगाली। और जो भारत में चाय की शुरुआत होती है ये सबसे पहले जो राज्य में होता है वो होता है दोस्तों असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायराइट किस प्रकार का खनिज है? तो आपको बताना है जो दोस्तों पायराइट है किस प्रकार का खनिज है? तो ये होता है अधात्विक खनिज हमारा है पायराइट। एग्जाम्पल। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, जो क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत में पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? जो हमारा दोस्तों भारत में जो पहला परमाणु संयंत्र शक्ति है वो है हमारा दोस्तों किस राज्य, कहां पे? तो वो है हमारा दोस्तों तारापुर। तारापुर ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लीजिए ऑप्शन में तारापुर नहीं देता है तो वहां पे मिल सकता है महाराष्ट्र यानी कि मुंबई। भारत का पहला परमाणु शक्ति क्षेत्र कहां है? महाराष्ट्र में, यानी कि तारापुर में एक जगह है वहां पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरडमा का संबंध किस खनिज से? जो दोस्तों कोरडमा है वहां पे किस खनिज का संबंध है? आपको पता होगा कोरडमा का संबंध है किससे? अभ्रक से। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं 72। किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी थी? तो कौन सा ऐसा देश था दोस्तों जो जिसने ओपेक की सदस्यता त्याग देता है? तो वो है हमारा दोस्तों कतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें कौन जूट अग्रणी उत्पादक राज्य है? जो दोस्तों जूट होता है, इस जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी कौन है? तो आपको पता होगा जो भारत है दोस्तों विश्व में सबसे आगे है जूट के उत्पादन में।
ठीक है दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है दोस्तों। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों, आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? जो दोस्तों हमारा 74 नंबर क्वेश्चन है, आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? वो है हमारा दोस्तों नील नदी का, जो विश्व में सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। जो क्वेश्चन नेक्स्ट है 75, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? जो दोस्तों आतंकवाद होता है ये एक प्राकृतिक आपदा नहीं होता है, और बाढ़ हो गया आपका, सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, ये सब है प्राकृतिक आपदा। और आतंकवाद जो होता है ये आपको आतंकवाद आदमियों द्वारा किया जाता है, इसलिए प्राकृतिक आपदा नहीं होगा, मानव जनित आपदा होता है। और क्वेश्चन नंबर 76, विनाशकारी भूकंप बिहार में किस वर्ष प्रभावित हुआ था? किस वर्ष प्रभावित करता है? ये करता है दोस्तों 1934 ईस्वी में, यानी विनाशकारी भूकंप बिहार में आता है। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, हमारा 77, वो है दोस्तों बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित होता है? बताइएगा दोस्तों आपके अनुसार बाढ़ के समय कौन सा स्थान सुरक्षित है? मेरे अनुसार तो ऊंची भूमि होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 78, ऐसा नहीं दोस्तों आपके अनुसार हो जाना चाहिए बाढ़ मैदान में ही चले जाएगा, बाढ़ के क्षेत्र में, यानी कि पुष्पा झुकेगा नहीं। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, वो है 78, भूस्खलन से क्या अभिप्राय? आपको पता होगा जो भूस्खलन होता है इससे मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों के खिसकना, इसमें से सभी हो जाता है दोस्तों। याद रखिएगा ऑप्शन इनमें से सभी आता तो ऑलमोस्ट वही आपको एग्जाम में सही मिलेगा। 79 नंबर क्वेश्चन, आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? जो आकस्मिक दोस्तों प्रबंधन होता है उसका जो प्रमुख घटक है वो स्थानीय प्रशासन भी है, स्वयंसेवी संगठन भी है, स्थानीय लोग भी, इनमें से यानी कि सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं जो 80 है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसे होना चाहिए? मतलब जहां पे दोस्तों बार बार भूकंप आती है वहां पे भवन यानी कि बिल्डिंग की आकृति कैसे बनना चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए, वो बनना चाहिए आयताकार। अगर आप आयताकार दोस्तों घर बनाते हैं तो वहां उस घर में इफेक्ट कम पड़ती है, भूकंप प्रभावित, इसलिए भूकंप रोधी घर बनाना चाहिए और वो बनाना चाहिए आयताकार। तो हमारा होता है 80 क्वेश्चन दोस्तों ऑब्जेक्टिव समाप्त। तो 80 क्वेश्चन जो कि आपको सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है दोस्तों मॉडल पेपर, उसी से हम करवाए हैं। ये मॉडल पेपर 3 का दोस्तों सॉल्यूशन था, तो आपको हम करवाए हैं। इसको अगर आप बार बार देखिएगा वीडियो और सारे क्वेश्चन को आप कॉपी और पेन पे लिखिएगा तभी दोस्तों आपको याद होगा। तो इसमें जितने सारे इंपॉर्टेंट आपको जितने सारे हम करवाए एमसीक्यू सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही दोस्तों हम आपको एग्जाम तक ओनली मॉडल पेपर और क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा दोस्तों, साइंस का 2 मार्क्स का क्वेश्चन, एसएसटी का 2 मार्क्स का क्वेश्चन और मैथ का 2 मार्क्स का क्वेश्चन का एक सीरीज देंगे जिसमें बहुत ही कम सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा, और 5 मार्क्स का भी जो सीधे आपके एग्जाम में वही सारे क्वेश्चन आएंगे जो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो आपको ये वीडियो आई थिंक हेल्पफुल लगा होगा, आपको ये वीडियो कुछ आपको पढ़ाई के लिए हेल्प किया होगा। तो चैनल को दोस्तों कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लीजिएगा प्रेस, कि हम अब नेक्स्ट वीडियो अगर अपलोड करें तो वीडियो आप तक पहुंच जाए दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को समाप्त। तो अच्छे से रहिएगा दोस्तों, घर पे स्वस्थ रहिएगा और अपने माता पिता को ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।